नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। रबी मौसम में ली जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती की है उनकी फसल अभी कहीं बढ़वार तो कहीं बाली बनने की अवस्था पर है। तो आप गेहूं का अधिक उत्पादन लेने के लिए इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है करीब 50 से 80 दिन की हो गई है। कुछ किसान भाइयों ने अगेती बुआई की होगी, कुछ ने समय पर बुआई की होगी और कुछ ने देर से बुआई की होगी। तो उसके हिसाब से हमारी फसल करीब 50 से 80 दिन की हो रही होगी। तो उसमें हम किस समय कैसे सिंचाई करें, तो जैसा कि हम किसान भाई जानते हैं कि सिंचाई फसल के लिए बहुत उपयोगी है। किसान भाई गेहूं में हमें ऐसे 6 सिंचाइयाँ लगती हैं जो इस प्रकार हैं। जो 25 से 30 दिन पर लगती है जब हमारी क्रीट जड़ अवस्था में लगती है। दूसरी सिंचाई लगती है 40 से 45 दिन पर जब कल्ले फूटते हैं। तीसरी सिंचाई लगती है 60 से 65 दिन पे जब गांठ बनती है। और चौथी सिंचाई लगती है 80 से 85 दिन पे जब फूल आते हैं। और पांचवी सिंचाई लगती है 100 दिन के आसपास जब दूधिया अवस्था दाना बनने लग जाता है। और जब 112 दिन 115 दिन पे लगाते हैं एक सिंचाई, जब दूधिया अपना जो दाना पकने लग जाता है उस समय पर सिंचाई लगाते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास पानी की पूरी व्यवस्था हो तो किसान भाई 6 सिंचाई करें। खरपतवारों की वजह से गेहूं की फसल की बढ़वार बहुत कम होती है, जिससे गेहूं के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें खरपतवारों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। अब किसान भाई हम चर्चा करेंगे खरपतवार नियंत्रण। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी फसल में खरपतवार मुख्य समस्या होती है और गेहूं में कई तरह के खरपतवार देखते हैं तो उनको समय समय पे निकालते रहें। क्योंकि अभी हमारी फसल 50 से करीब 80 दिन की हो गई है तो अभी खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी फसल में किसी तरह का खरपतवार दिख रहा है और जो प्रभावित कर रहा है हमारी उपज को, तो किसान भाई डोरा कुल्पा चला के उसको निकलवा सकते हैं। गेहूं की फसल में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का समय पर डालने पर फसल की बढ़वार अच्छी होती है। जिन किसान भाइयों ने देरी से गेहूं की बुआई की है वे यूरिया की शेष मात्रा को खड़ी फसल में 2 बार में डालें। पहली 25 से 35 दिनों पर और दूसरी 45 से 50 दिनों पर डालनी चाहिए। किसान भाइयों हम चर्चा करेंगे गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो गेहूं में कई तरह के रोग लगते हैं। गेहूं में एक आती है बीमारी रस्ट करके। तो इसमें रस्ट में एक अलग अलग रंग की होती है। तो इसमें उसके हिसाब से उसका अपन देखते हैं ब्लैक रस्ट होती है, एक ब्राउन रस्ट होती है, एक ऑरेंज रस्ट आता है उसमें। तो उसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं अपनी फसल में तो किसान भाई उसमें सिस्टेमेटिक फंजीसाइड आता है मैनकोजेब करके 200 से 2.5 ग्राम मात्रा ले लें उसकी और इसका स्प्रे करें। तो अगर रस्ट दिखता है तो उसको कंट्रोल करें, क्योंकि रस्ट इसमें गेहूँ में बहुत मुख्य बीमारी है और इससे काफ़ी हमारी उपज को प्रभावित करती है। किसान भाई अब अन्य बीमारी आती है कि स्मट करके। स्मट भी काफ़ी गेहूं में बहुत मुख्य बीमारी है और इसमें भी हमारी उपज प्रभावित करती है। और फिर ये एक सीड बोर्न डिसीज़ है। तो इसके लिए एक तो किसान भाई जब अपना बीज बोएं तो एक तो बीज को सीड ट्रीटमेंट करके ही बोएं, बिना सीड ट्रीटमेंट करके बीजोपचार किए बिना अपना बुआई ना करें। इसके लिए बीटावैक्स आता है या कार्बनडाजिम आती है दवाई। तो कोई भी दवाई लेकर अपना बीज का बुआई करें। और किसान भाई जब इसके बुआई के बाद अगर खड़ी फसल में इस तरह का देखते हैं कि दाने की जगह पर काला चूर्ण, जब दाना बनने लग जाता है तब ये बीमारी दिखती है, दाने की जगह पर काला चूर्ण बन जाता है। तो अगर ये बीमारी है तो रोगग्रसित बालियों को तुरंत नष्ट करें, क्योंकि अगर इसका चूर्ण फैलेगा तो दूसरी जगह पर भी स्प्रेड होता है और फिर पूरी फसल को नुकसान करता है। तो रोगग्रसित बालियों को पहले ही तोड़ के नष्ट करें किसान भाई। और इसके लिए इसके बाद अगर दिखता है तो जो मैनकोजेब है उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें और इस बीमारी से अपनी फसल को बढ़ने ना दें। गेहूं की फसल में कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिसके कारण फसल चौपट हो जाती है। तो किसान भाई समय रहते कैसे करें कीटों का नियंत्रण, वो इस तरह से है। अब किसान भाई हम चर्चा करेंगे इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। क्योंकि अपने गेहूं की फसल में सबसे मुख्य कीट आता है दीमक। दीमक का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा गया है गेहूं की फसल में और ये मुख्य कीट है गेहूं का और सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी फसल को पहुंचाता है। इसमें खड़ी फसल ऐसा लगता है कि पूरा गिर जाती है। तो किसान भाई अगर ये
इसका मुख्य कारण जो हमारा दीमक का है वो है मुख्य कारण, क्योंकि किसान भाई जो गोबर की खाद शुरुआती अवस्था में प्रयोग करते हैं वो कच्चा प्रयोग करते हैं, पका हुआ नहीं करते हैं। तो किसान भाई जो अपनी फसल में तो बिल्कुल पका हुआ हो, कच्चा ना उपयोग करें, क्योंकि अगर वो कच्चा उपयोग करेंगे तो दीमक की समस्या बनी रहेगी और हमारी फसल को नुकसान पहुँचाएगा। अगर हमारी फसल में दीमक की समस्या रहती है तो क्लोरपाइरीफॉस नाम की दवा आती है, इसको या तो अपने ज़मीन में बुआई से पहले अपने कर सकते हैं डस्टिंग, तो इससे हमारी जो दीमक है उसको कंट्रोल होती है। और भी कई तरह के इसमें कीट देखे गए हैं, जो माहू आती है जो अब अपने फूल के समय दाना बनने लग जाता है तो ये या पत्तियों से चिपक जाती है, दाना बनता है तो उसका दाना बाली से चिपकी हुई दिखती है, ये हरे रंग की माहू होती है। इसको देखा गया ये चिपक के पूरा अपना रस चूस लेती है पत्तियों से और दानों से रस चूस लेती है, तो जो हमारा दाना है वो पूरा तरह से नहीं बनता और दाना छोटा रह जाता है या फिर बनता नहीं है। तो किसान भाई अगर इस समय इस तरह का माहू दे अपनी फसल में देखें तो इसके लिए किसी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जैसे डाइमेथोइड का 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें तो माहू को हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें किसान भाई अपनी फसल का। दुधारू पशुओं की देखरेख में लापरवाही के चलते बाह्य परजीवियों की समस्या देखने को मिलती है, जिनकी रोकथाम नहीं की गई तो पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और दूध का उत्पादन भी कम मिलता है। तो पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों की समस्या से बचाव और उसकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारे दुधारू पशुओं में बाहरी परजीवी द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा पशुपालन का कार्य है उसको अधिक लाभदायक बनाने के लिए पशुओं की समय समय पर उचित देखभाल बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि जो हमारे पशु है उनमें जूं, किलनी, चींचड़ी, मक्खियाँ, मच्छर ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और लगातार पशु का खून चूसते रहते हैं और इनकी जो संख्या है वो आमतौर पर किसान भाइयों को कम दिखाई देती है और रात के समय ये परजीवी बहुत भारी संख्या में आके और हमारे पशु के चिपक जाते हैं और जैसे ही सवेरा हुआ रही है अपनी जो छुपने की जगह जहाँ पशुशाला की दरारें हैं, जहाँ हमारे फर्श में कहीं दरारें हैं, यानी कि जो अंधेरे की जगह वहाँ जाके छुप जाते हैं। तो किसान भाई उनका सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते और ये परजीवी अपने जो वजन है उससे कई गुना अधिक खून प्रतिदिन चूसते हैं। उससे हमारा जो दुधारू पशु है या हमारे जो बछड़े हैं वो लगातार कमज़ोर होते रहते हैं और कई बार तो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो उनकी मृत्यु भी संभव है। और इसी प्रकार ये जो हमारे बाह्य परजीवी हैं वो पशुओं में कई तरह के रोग भी फैला सकते हैं, जैसे लाल बुखार पशुओं में होता है, उससे पशु में बुखार आता है और पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। हमारा जो दूध उत्पादन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, इस प्रकार उनकी उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए किसान भाई बहुत ध्यान रखें कि समय समय पर इन परजीवियों का कंट्रोल या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। किसान भाई, बाह्य परजीवियों की रोकथाम करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए पशु चिकित्सक की सलाह से अपने पशु को आइवरमेक्टिन दवा की टीका अवश्य लगवाएं। इसके अलावा बाह्य परजीवियों की रोकथाम के लिए और कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। परजीवी कंट्रोल के लिए मुख्य रूप से ब्यूटाक्स जो दवा आती है उसको प्रति लीटर 2 से 3 ml पानी में घोलकर पशु को उसकी त्वचा पर पोंछा मारने से वो ये पशु से दूर होते हैं और इनकी पकड़ कमज़ोर होती है। इसलिए सप्ताह में 2-3 बार घोल के और किसान भाई इसको पशुओं को स्प्रे कर सकते हैं या उनको अच्छी तरह से कपड़े से
पोछा मार सकते हैं। इससे उनकी पकड़ दूर होगी और ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। पशुपालक भाइयों, इस दवा का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन प्रयोग करते समय ये सावधानी रखें कि पशुओं के मुंह पर मूसिका लगा दें, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। इसी प्रकार किसान भाइयों मुख्य रूप से ये भी ध्यान रखें जो हमारी पशुशाला है वो भी साफ़ सुथरी हो, कि जिसमें जो हमारे बाहरी परजीवी है उनका कम असर रहे और उनकी संख्या नहीं बढ़े। इसके लिए जो सबसे पहला था कि हमारी जो पशुशाला बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसको रोज़ धुलाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पशुशाला की जो अंधेरे की जगह है वहाँ भी किसान भाई उनका वाइट वाश कराएँ पूरा समय समय पर। इसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड दवा, उसकी जो दरारें हैं, जो नाली है, उसका छिड़काव करें, उससे भी इनका कंट्रोल रहेगा और इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार किसान भाई अगर इन जो बताई गई बातों का समय पर ध्यान रखें तो हमारा जो पशुपालन है लाभ का धंधा बन सकता है। राज्य में रबी की फसलों में चूहों का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जा रहा है। यदि समय रहते चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनके द्वारा फसलों और भंडार गृहों में भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप किस प्रकार से करें चूहों का नियंत्रण, इस बारे में बता रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। इन चूहों से बचने के लिए अपन जो है वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, जिसमें क्या है कि प्री मेजर अपनाएं। तो प्री मेजर में क्या है कि पहले अपन जो ही खेत में जाएं तो खेत में जाने पर अपन जो है जहाँ जहाँ भी देखें भाई ये चूहों के घर हैं या बिल हैं, उन बिलों को पहले बंद कर दें। फिर बंद करने के बाद फिर 2-3 दिन बाद में वहाँ जा कर के देखें कि भाई कौन कौन से बिल खुले हैं। उन खुले बिलों का सर्वे करने के बाद वहाँ जो है ना बिना विष का चुगा रखें। चूहा खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही भंडार गृह में रखे अनाज को भी खाकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। और यदि समय रहते चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनका प्रकोप और भी भयंकर हो जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो किसान अपने स्तर पर समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं जिससे चूहों का समेकित नियंत्रण हो सके, इस बारे में आइए जानते हैं। जिसमें क्या है कि अपन जो है ना साधारण तौर से आटा और उसमें सरसों का तेल मिला करके और उसको रख दे जगह जगह। इसके बाद फिर 5-7 दिन बाद में अपन वापस जा कर के देखते हैं तो वो चूहों के जो है वो आने के निशान वहाँ प्रतीत होते हैं। इसके बाद अपन जो है विष युक्त चूगा तैयार करें, जिसमें 47 भाग जो है ना वो आटा और 2 भाग तेल और 1 भाग जो है ना वो मीठा, 1 भाग मीठा, ये बिना विष का चूगा है। विष युक्त चूगा तैयार करने के लिए अपन जो है उसमें ये सारी चीज़ों के अलावा 1 ग्राम जो है वो जिंक फास्फाइड काम में लें। जो 100 ग्राम जैसे आटा लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम जिंक फास्फाइड काम में लेते हैं और इनको जो है मिला करके विष युक्त चूगा तैयार करते हैं। इस चूगे को जो है जहाँ भी अपन ने पहले जो बिना विष का जो चूगा रखा था उन जगह पे जो है ना इनको रखना है। और रखने के बाद जो है 2 या 3 दिन बाद में देखते हैं तो वहाँ जो भी चूहे जो है वो अपन को मृत मिलेंगे, उनको उठा करके और अपन जो है वो खड्डे में गाड़ दबा दें। ये मात्र खेत में है। अगर जो गोदाम में अगर जो चूहे लगते हैं अपने, तो गोदाम में भी प्रक्रिया तो वो की वही है, लेकिन क्या है कि वो चूहे इधर उधर छुप जाते हैं। किसान भाइयों, चूहों का प्रकोप हो रहा है तो आपको सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण अभियान चलाकर नियंत्रण करना होगा, तभी आपको चूहा नियंत्रण में सफलता मिलेगी। तो कैसे करें सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण, वो इस प्रकार से है। चूहे वैसे घर में भी काफी नुकसान करते हैं। इन चूहों का आतंक इतना हो जाता है कि घर में रखी हुई जैसे कपड़े हैं या अपने जो फर्नीचर हैं उनको, या घर के पर्दे वगैरह जो है इनको भी काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इन चूहों से बचने के लिए अपन को प्री मेजर ही काम में लेना है। सबसे पहले जो है अपन बिना विष का ही चूगा रखें और बिना विष का चूगा रखने के बाद वो 2-3 दिन तक वहाँ रखा रहे। इसके बाद अपन जो है वो इसमें विष युक्त चूगा रखें। इसके बाद घर में जो है ना पानी को और खाने पीने की सब चीज़ों को अपन ढक दें और ढकने के बाद एक गीला कपड़ा या गीला बोरी का टाट वो वहाँ रख दें। तो वो चूहे जो है ना इधर उधर अलमारी के पीछे या कहीं भी जो है ना छुपेंगे नहीं, जिससे क्या है कि उनके मरने की दुर्गंध नहीं होगी।
वो चूहे वहीं आकर के और अपन को जो है ना मृत चूहे मिलेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुरा, जिला रतलाम के कृषक रघुवीर पाटीदार ने। यह प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रघुवीर पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। उत्तर भारत में आलू के बाद लोग अमूमन प्याज लगाते हैं, इसीलिए पैदावार कम होता है। क्योंकि प्याज के लिए जो है हम लोगों ने जो प्रयोग किया है, यहाँ 15 दिसंबर अगर फसल लगती है तो सबसे अच्छी पैदावार देता है। देखिए, इस फसल में जो प्याज है इसमें मुख्य रूप से पत्तियों से रस चूसने वाला जो थ्रिप्स होता है वो नुकसान करता है कीड़ों में। तो करता क्या है कि रस चूस लेगा तो भोजन नहीं बनता है, जिससे भोजन नहीं बनेगा तो कंद का विकास अच्छा नहीं होता है। तो थ्रिप्स के निदान के लिए हम कार्बोसल्फान 20 मिलीलीटर दवाई 10 लीटर पानी में घोल बना के छिड़कते हैं। चूँकि पत्तियां इसकी काफ़ी चिकनी होती हैं तो पत्ती के ऊपर दवा टीके, इसलिए चाहे आप रोग के लिए दवा छीटें चाहे कीड़ा मारने के लिए 1 लीटर में 10 ग्राम के एवरेज के हिसाब से गुड़ मिला दीजिए या गोंद मिला दीजिए, कुछ भी वो छिड़काव करना चाहिए। इसी तरीके से पर्पल ब्लाच, वो एक बैगनी धब्बा आता है, उसमें पत्तियों में स्पॉट बनते हैं, क्षेत्रफल उसका घटता जाता है, भोजन भी वहाँ भी भोजन बनने की जो क्षेत्रफल है घट जाता है तो पौधा रोगी हो जाता है, इसलिए भोजन कम बनेगा तो पैदावार कम होगी। इसके लिए मैंकोजेब दवाई आती है, 2 मिलीलीटर दवा या 2 ग्राम लिक्विड में अगर है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो अगर वो 10-10 दिन के अंतर पर छिड़काव कर लेंगे कीड़ा मारने वाली दवाई और आपको रोग से बचाव के लिए, तो फसल रोग मुक्त रहेगी। प्याज के सफल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन को रोपाई के 30 से 45 दिनों के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। और सिंचाई आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन पे कीजिए। एक बार चूँकि उथली जड़ वाली फसल है, हल्की निकौनी करना चाहिए और अंत में सिंचाई करते जाएंगे। जब फसल लगभग 4 महीने की होती है तो वो पत्तियां उसकी सूखने लगती हैं, गर्दन टूट के गिरने लगती है। जब 50% ऐसा हो जाए तब सिंचाई बंद कर देना चाहिए। औसतन अच्छी फसल पूरा स्वस्थ फसल रहने से वो 250 से 300 कुंटल किस्मानुसार जो है इसकी उपज 1 हेक्टेयर में किसान भाई ले सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चने की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी कार्य।
अच्छे उत्पादन के लिए मिर्च की वैज्ञानिक तकनीक से उपाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।